हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बी के पाठक स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट्टा पुस्तक पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस कोरोना महामारी में आप अपने घर पर सुरक्षित हो गए, जैसा कि रोज़ यही उम्मीद करता हूं और उम्मीद तब तक करता रहूँगा जब तक कि ये बीमारी चली ना जाए, है ना। अच्छी उम्मीद करनी चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। बस कोरोना पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, है ना। पॉजिटिव एक कितना प्यारा वर्ड था, कितना मतलब अच्छा वर्ड था पॉजिटिव। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, ऐसा। अभी साला ये पॉजिटिव वर्ड इतना डेंजरस हो चुका है कि कोई बोल दे कि आई एम पॉजिटिव तो कोई नहीं सोचता कि ये कौन से पॉजिटिव की बात कर रहा है। हर कोई ये सोचता है इसको कोरोना दूर हट दूर हट चल। तो ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर आ गई, ये शब्दों का ही मतलब, शब्दों का अर्थ चेंज हो गया भाई साहब, क्या करें, कोई नहीं। तो देखिए, हम रेगुलर क्लास इस बीच में भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, मतलब निरंतर क्लासेस। कभी एक दो दिन की छुट्टी हुई तो बात अलग है, बाकी निरंतर रेगुलर क्लासेस आपको मिल रही हैं और रेगुलर क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। लाइव क्लास के लिए अवेलेबल नहीं हो पा रहा तो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल रही हैं, ताकि आपकी पढ़ाई में किसी भी टाइप का डिस्टर्बेंस ना हो। तो हम जो है अभी आज हम छोटे छोटे सेशंस को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि टाइम इतना ही मिल पा रहा है यार। तो एक एक दिन में हम लोग एक एक छोटा छोटा सेशन करेंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन और अपमार्जक। एसएससी जीडी के लिए केमिस्ट्री का ये अंतिम टॉपिक है आपका, जिसको हम डेली लाइफ केमिस्ट्री, जिसको हम दैनिक जीवन का विज्ञान के नाम से जानते हैं। और इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस टॉपिक में हम लोग डेली लाइफ के जो कंपाउंड्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो मैं आपका स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ साबुन एवं अपमार्जक। क्या पढ़ेंगे? सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन और अपमार्जक। क्लियर? सबसे पहला अपना यही टॉपिक अपने को पढ़ना है। राजस्थान की एग्जाम्स में फेवरेट टॉपिक है, किसी का बाप नहीं रोक सकता। एक क्वेश्चन आता है, चाहे आप एलडीसी की बात कर लीजिए, चाहे आप जूनियर अकाउंटेंट बात कर लीजिए, चाहे आप वुमेन सुपरवाइजर बात कर लीजिए। ये जिन एग्जाम्स में आरपीएससी का सिलेबस या आरएसएमएसएसबी का सिलेबस फॉलो होता है, उनमें सोप एंड डिटर्जेंट से एक क्वेश्चन बनता ही है और नो डाउट बनता है। क्लियर? तो साबुन और अपमार्जक, सोप एंड डिटर्जेंट दोनों ही आपको पता है कपड़े धोने के काम में आते हैं। सिंपल सी बात है, दोनों ही कपड़े धोने के, नहाने के, बर्तन धोने के, धोना धोना धोना, बॉडी को धोना, नहाना भी बॉडी को धोना है एक तरीके से। क्लियर? लेकिन हम मनुष्य के साथ करते हैं तो उसको नहाना नाम दे दिया, धोना नहीं दे दिया। भाई कोई ऐसे बोले कि नहीं मैं खुद को धो के आता हूँ अभी, तो वो ऐसा हो जाता है कि जैसे मैं गंदगी वाली कोई चीज़ हूँ, कोई वस्तु हूँ और मैं उसको धो के आ रहा हूँ। नहीं, इसलिए कहते हैं मैं नहा के आता हूँ। ओके, तो हम लोगों ने अपने को सम्मान देने के लिए ये सब सिस्टम चालू किया हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सोप क्या है। सबसे पहले बात करेंगे साबुन क्या है, व्हाट इज सोप। क्लियर? तो साबुन पहले पढ़ेंगे, अपमार्जक बाद में पढ़ेंगे। तो साबुन सुनिएगा, लैंग्वेज, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण, वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। चलिए, तो अब समझते हैं भैया ये क्या फफूंद है लंबी श्रृंखला वाले। देखिए, फैटी एसिड, फैटी एसिड जो होते हैं उनका फॉर्मूला होता है RCOOH। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, RCOOH। यहां पे R का मतलब क्या है मैं आपको बता चुका। R का मतलब होता है एल्किल समूह, एल्किल, और एल्किल समूह होता है हाइड्रोकार्बन्स का। किसका बना होता है? हाइड्रोकार्बन्स का। लेकिन खास बात यह है कि साबुन के अंदर ये जो हाइड्रोकार्बन का R वाला ग्रुप है ये काफी बड़ा होता है। बड़े का मतलब इसमें कार्बनों की संख्या 12 से लेके 18 तक होती है। समझ में आ गई बात? तो यानी कि साबुन बनाने के लिए जो हाइड्रोकार्बन्स काम में लिए जाते हैं, साबुन बनाने के लिए जो वसीय अम्ल होते हैं RCOOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं ये, और COOH जिनके पीछे आता है वो सब कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता है। तो जो फैटी एसिड्स होते हैं, जो वसीय अम्ल होते हैं, वो वसा के रूप में होते हैं, वसाओं का हिस्सा होते हैं। जो फैट्स होती हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की बनी होती है। वसाओं का निर्माण वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल के द्वारा होता है। तो एक तरीके से ये फैट का पार्ट होते हैं, वसा का पार्ट होते हैं फैटी एसिड्स,
और फैटी एसिड जो साबुन बनाने में काम में लिए जाते हैं उनमें कार्बनों की संख्या 12 से लेके कहां तक होती है बताइए, 12 से लेके 18 तक होती है। मोस्टली 3 काम में लिए जाते हैं। सबसे पहला स्टीयरिक अम्ल, 3 काम में मोस्टली लिए जाते हैं। सबसे पहला स्टीयरिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल, तो स्टीयरिक अम्ल में फॉर्मूला है C17H35COOH, ये स्टीयरिक अम्ल का फॉर्मूला है। दूसरे नंबर पर पामेटिक अम्ल, और पामेटिक अम्ल का फॉर्मूला है C15H31COOH। तो स्टीयरिक अम्ल C17H35COOH, पामेटिक अम्ल C15H31COOH और लास्ट में ओलिक अम्ल C17, ओलिक अम्ल का फॉर्मूला है C17H33COOH। क्लियर? इन तीनों का एनसीईआरटी 12th क्लास ने प्रॉपर नामकरण दिया हुआ है कि साबुन बनाने में इन तीनों का प्रयोग मोस्टली किया जाता है। ठीक है, किस किस का बताइए? ओलिक अम्ल C17H33COOH, क्लियर? उसके बाद पामेटिक अम्ल C15H31COOH और स्टीयरिक अम्ल C17H35COOH। इनका प्रयोग किया जाता है क्या बनाने में? साबुन बनाने में। क्लियर? अब ये जो फैटी एसिड हैं इनको आप किसके रूप में लिख सकते हो? RCOOH के रूप में। क्लियर? अब हमें इनके क्या बनाने हैं? सोडियम लवण। क्या बनाने हैं बताइए? हमें इनका सोडियम लवण या क्या बनाना है? पोटेशियम लवण। वो कैसे बनेगा? जब हम वसीय अम्लों की जो क्रिया है, ये क्या बताइए? फैटी एसिड। तो ये जो फैटी एसिड हैं इनकी क्रिया हम किससे करवाएंगे? इनकी क्रिया हम या तो करवाएंगे NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, या करवाएंगे KOH से। NaOH से क्रिया करवाएंगे तो ये OH और ये H वाटर ग्रुप में अलग हो जाएगा, ये OH और ये H वाटर ग्रुप में अलग हो जाएगा और बन क्या जाएगा? बन जाएगा RCOONA, ये बन गया इधर, और RCOOK ये बन गया इधर। RCOOK को बोलेंगे फैटी एसिड का पोटेशियम लवण, और RCOONA क्या बनेगा? सोडियम लवण। यानी कि आपसे कोई साबुन का फॉर्मूला पूछे तो दोस्तों ये कपड़े धोने के साबुन का फॉर्मूला है। कपड़े धोने का साबुन जो है उसका फॉर्मूला होता है RCOONA, और जो नहाने का साबुन होता है उसका फॉर्मूला होता है RCOOK। समझ लीजिए, दोबारा से समझाता हूं। सोप एंड डिटर्जेंट पढ़ रहे थे, सबसे पहले हमने पढ़ा साबुन, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले फैटी एसिड्स के सोडियम और पोटेशियम लवण। लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से यहां पर मतलब है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन शुड बी बिटवीन 12 to 18, 12 से 18 के बीच में कार्बन्स हों। मोस्टली इनमें 3 फैटी एसिड काम में लिए जाते हैं। स्टीयरिक अम्ल C17H35COOH, पामेटिक एसिड C15H31COOH और ओलिक एसिड C17H33COOH। क्लियर? कार्बनों की संख्या 12 से 18 होनी चाहिए। क्लियर? अच्छा, जो फैटी एसिड होते हैं उनको हम एक फॉर्मल वे में RCOOH लिख सकते हैं। R का मतलब यहाँ पे एल्किल ग्रुप है, और इस एल्किल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए? 12 से लेके 18 होने चाहिए। अब जब हम साबुन बना रहे होते हैं तो हम इस फैटी एसिड की क्रिया NaOH से या किससे करवाते हैं? KOH से करवाते हैं। NaOH से करवाएंगे तो OH और H2O बना के अलग हो जाएगा और RCOONA बन जाएगा। इसे बोलेंगे वसीय अम्ल का सोडियम लवण, सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। क्लियर? अच्छा, अगर हम KOH से रिएक्शन करवाएंगे तो RCOOK बनेगा, और RCOOK बनेगा तो इसे बोलेंगे पोटेशियम लवण, पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, वसीय अम्ल का पोटेशियम लवण। क्लियर? RCOONA वाला जो साबुन है, सोडियम लवण वाला जो साबुन है, वो कपड़े धोने के काम आता है। वो उसको हार्ड सोप या उसको क्या बोला जाता है? इसको हार्ड सोप या इसको कठोर साबुन बोलते हैं। और जो नहाने का साबुन बनता है उसको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट सोप, या इसको मृदु साबुन, कोमल साबुन के नाम से जाना जाता है। और ये जो क्रिया है, जिस क्रिया के द्वारा आपने साबुन बनाया है, ये जो क्रिया आप पढ़ रहे हो, जिस क्रिया के द्वारा आपने साबुन बनाया है, ये जो क्रिया आपने पढ़ी है RCOOH की, किसके साथ? NaOH और COOH के साथ, इस क्रिया को साबुनीकरण, इस क्रिया को सोपिनिफिकेशन, इस क्रिया को क्या बोलते हैं? साबुनीकरण कहते हैं।
साबुन के निर्माण की क्रिया। ये शायद बोर्ड पे विजिबल नहीं होगा, क्लियर, तो मैं डोंट वरी इसको पीछे लिख दूंगा अलग से, है ना। तो फिलहाल ध्यान रखिएगा मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। मैं स्टार्टिंग मैंने आपको सोप की डेफिनेशन के साथ की है, चलिए आगे बात करते हैं। तो RCOONA ये आपका बना सोडियम साल्ट और RCOOK ये आपका बना पोटेशियम साल्ट, क्लियर। अच्छा, तो ये कब बना, जब आपने RCOOH की रिएक्शन या तो करवाई NaOH से और या क्या करवाई KOH से। ये जो प्रोसेस आपने करवाई है ये वाली, क्लियर, या फिर ये वाली, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, साबुनीकरण। इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, सोपनीफिकेशन। क्या बोलेंगे, सोपनीफिकेशन, साबुनीकरण प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर हो गई यहां तक, कोई समस्या है, क्लियर। तो साबुन का निर्माण कैसे होता है, ये बात तो हमारी सिंपल बात रही, ठीक है, क्लियर। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है कि कठोर जो जल होता है, कठोर जल का मतलब होता है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर कठोर जल, खारा पानी कह सकते हैं, क्लियर। तो जो एकदम खारा पानी होता है ज्यादा, हार्ड वाटर है, कठोर जल जो होता है, वो कठोर जल की कठोरता किसके कारण होती है, क्लियर। तो जल की कठोरता वैसे अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन जल की कठोरता के लिए जो जिम्मेदार है वो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट्स और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स ये होते हैं जो जल की स्थायी अस्थायी कठोरता के लिए जिम्मेदार होते हैं। पढ़ेंगे बाद में स्थायी अस्थायी दोनों, लेकिन फिलहाल तो कठोरता के लिए ये रेस्पॉन्सिबल हैं। अब जैसे ही आपने पानी में साबुन डाला, RCOONA कपड़े धोने का साबुन डाला, तो पानी में डालते ही क्या हो जाएगा, RCOO माइनस अलग हो जाएगा और ये Na अलग हो जाएगा प्लस, क्लियर। अब जो जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम जो खारे पानी में है वो दोनों यहां से चलेंगे और वो इसके साथ क्या कर लेंगे, क्रिया कर लेंगे, और दोस्तों ये क्या बना लेंगे, कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवणों का निर्माण कर लेंगे। समझ में आई बात, दोबारा समझिएगा। कठोर जल में कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स पाए जाते हैं, क्लियर। जब पानी में हम साबुन डालते हैं, और स्पेशली कौन सा पानी, कठोर जल, तो जब हम इसमें साबुन डालते हैं तो दोस्तों RCOO माइनस अलग हो जाता है और Na प्लस अलग हो जाता है, क्लियर। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो यहाँ पे पहले से मौजूद हैं, ये क्या करते हैं, इस साबुन से क्रिया करके और इसमें खुद के लवणों का निर्माण, कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण बना लेते हैं। सोडियम और पोटेशियम लवण की जगह अब क्या बन गए, कैल्शियम मैग्नीशियम लवण। और ये कैल्शियम मैग्नीशियम लवण जो होते हैं ये जल में अघुलनशील होते हैं, जल में इनसॉल्युबल होते हैं, जल में घुलनशील नहीं होते, और जल में अघुलनशील नहीं होते तो झाग यानी कि फोम नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन आता है कि साबुन कठोर जल में झाग क्यों नहीं देते। तो साबुन कठोर जल में झाग इसलिए नहीं देते क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स पाए जाते हैं। जैसे ही साबुन को पानी में घोला तो दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो सोडियम और पोटेशियम लवण को तो हटाकर और कैल्शियम मैग्नीशियम के साल्ट्स बना लेते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम के लवण बना लेते हैं। और कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण बनाने के बाद होता क्या है कि ये लवण जल में अघुलनशील होते हैं, और जल में अघुलनशील होने के कारण झाग नहीं बनता है, कपड़े अच्छे नहीं धुलते हैं। तो एक तरीके से बात ये हो गई कि साबुन की ये कमजोरी रह गई है कि साबुन जो है वो कठोर जल में क्या नहीं कर पाता है, बताइए, साबुन कठोर जल में झाग नहीं दे पाता, क्लियर। अगर आपको पारदर्शी परमेबल साबुन बनाना है, जैसे पियर साबुन आता है ना, आर पार दिखता है, क्लियर। तो अगर आपको पारदर्शी या परमेबल सोप बनाना है तो आप ग्लिसरीन या ग्लिसरीन के साथ एथेनॉल का प्रयोग करोगे। ग्लिसरीन प्लस किसका प्रयोग करोगे, एथेनॉल। ग्लिसरीन तथा किसका प्रयोग करोगे, एथेनॉल का प्रयोग साथ में करने वाले हो, क्लियर। अच्छा, जो दाढ़ी बनाने का साबुन होता है, दाढ़ी बनाने का शेविंग सोप, शेविंग जो सोप होता है, इसमें दोस्तों एक कंपाउंड मिलाते हैं जिसका नाम है सोडियम रोजिनेट। कौन सा कंपाउंड, सोडियम रोजिनेट कंपाउंड मिलाते हैं शेविंग सोप के अंदर। और शेविंग सोप में झाग जल्दी ना सूखे, शेविंग सोप में झाग जल्दी ना सूखे, जल्दी सूखने नहीं चाहिए,
काफी लंबे टाइम तक रहना चाहिए, जाग जल्दी ना सूखे, इसके लिए क्या मिलाया जाता है, ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। क्लियर? तो याद रखिएगा कि पारदर्शी साबुन बनाना हो तो एथेनॉल के साथ में ग्लिसरीन मिलाते हैं, दाढ़ी बनाने के साबुन में सोडियम रोजिनेट, और अगर आपको दाढ़ी बनाने के साबुन को, शेविंग सोप को जल्दी नहीं सूखने देना तो आप क्या मिलाएंगे बताइए, इसके अंदर ग्लिसरॉल मिला देंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बात, सोप की एक और कमी है कि सोप का जो जलीय विलयन होता है, सोप का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, सोप का जो जलीय विलयन है बच्चों, ये जलीय विलयन क्षारीय होता है। सोप का जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय, और क्षारीय होता है तो ये सूती कपड़ों को क्या करता है, जो कॉटन के जो कपड़े होते हैं, सूती कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है, सूती कपड़ों के लिए हानिकारक होता है, सूती कपड़ों को क्या करता है, ये नुकसान पहुंचाता है। तो एक और साबुन की पहली कमी, कठोर जल में झाग नहीं देता, और साबुन की दूसरी कमी है कि सूती कपड़ों को क्या करता है, ये नुकसान पहुंचाता है। बोलो बात समझ में आ गई? अब समझिए, एक चीज समझा रहा हूं आपको कि साबुन जब कठोर जल में गंदगी, मान लीजिए किसी कपड़े पर ये गंदगी है, क्लियर, तो साबुन जब गंदगी को साफ करता है, कपड़ों पर लगी गंदगी को साफ करता है, तो गंदगी के चारों तरफ एक संरचना बनती है, उस संरचना को बोलते हैं मिसेल। क्या बोलते हैं? मिसेल। क्लियर? अब मिसेल कुछ ऐसे बनता है, देखो ये गंदगी है बीच में, और गंदगी के चारों तरफ साबुन जो है ऐसे क्या बना लेता है, ऐसे मिसेल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मिसेल। क्लियर? ये बीच में क्या है बताइए, गंदगी है, इस पूरी गंदगी को हटाना है। क्लियर? तो देखिएगा साबुन क्या बनाएगा दोस्तों, साबुन गंदगी के चारों तरफ मिसेल का निर्माण करेगा। क्लियर? अब मिसेल के निर्माण में समझिएगा, देखिए मिसेल का निर्माण ऐसे होता है। अब ये मिसेल में दो चीजें हैं, देखो अब क्या होता है मैं समझाता हूं आपको। जैसे ही आपने RCOONA को पानी में डाला, पानी में डालते ही RCOO- अलग हो गया और Na+ अलग हो गया। अब ये जो RCOO- है ये कपड़ों को धोएगा। कैसे धोएगा? देखिए RCOO- में जो R वाला पार्ट है, ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट। क्लियर? ये COO- वाला पार्ट होता है, इसको ध्रुवीय भाग कहते हैं, पोलर भाग, ध्रुवीय भाग। क्लियर? ये हाइड्रोकार्बन वाले भाग की अगर बात करेंगे, अच्छा ये जो गंदगियां होती हैं, जो गंदगी होती है, गंदगी किसकी होती है, तेल या चिकनाई। क्लियर? तेल या चिकनाई। तो जो गंदगी होती है तेल या चिकनाई, आप जानते हैं ये पानी में घुलती है, क्या पानी में घुलनशील होती है। तो गंदगी पानी में नहीं घुल रही, इसलिए तो हमें साबुन का प्रयोग करना पड़ रहा है। पानी से साफ हो जाती तो हम कर ही लेते। पानी में अघुलनशील है लेकिन हाइड्रोकार्बन में घुलनशील है। ये गंदगी पानी में तो अघुलनशील है लेकिन हाइड्रोकार्बन में क्या हो जाती है, घुलनशील। तो हमें इस गंदगी को घोलना है। तो जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है, आर वाला भाग, इस आर वाले भाग को हम किसकी तरफ रखेंगे, गंदगी की तरफ। आर वाले भाग को किसकी तरफ रखेंगे, गंदगी की तरफ रखेंगे। बोलो सही है? क्लियर? तो ये जो आर वाला भाग है ये गंदगी को अट्रैक्ट कर रहा है, तो हाइड्रोकार्बन वाला जो भाग है दोस्तों, ये हाइड्रोकार्बन वाले भाग को क्या बनाएंगे हम, हाइड्रोकार्बन वाले भाग को मिसेल की पूंछ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मिसेल की पूंछ। और ये जो वाला भाग है ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक का मतलब जल रोधी या जलरागी। जल रोधी या जलरागी मतलब जल से दूर भागने वाला। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन वाला भाग है, गंदगी को घोलेगा, तो ये गंदगी में घुलनशील है और गंदगी इसमें घुलनशील है। क्लियर? पानी में सॉल्यूबल नहीं है, और पानी में सॉल्यूबल नहीं है तो बताइए वो ये कैसा भाग है, जल विरोधी, तो हम इसे जल से दूर रखेंगे। जबकि ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग आप देख रहे हो, ये वाला भाग है COO-। क्लियर? ये COO- वाला जो भाग है ये ध्रुवीय वाला भाग है। COO- वाला भाग है, ये कैसा भाग है, ध्रुवीय भाग, ये वाला। ये जो COO- वाला बच्चों भाग है ये ध्रुवीय भाग है, और ये ध्रुवीय भाग है तो ये क्या करेगा, ये जल स्नेही होता है। जल स्नेही इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। तो ये जल स्नेही होता है, समझिएगा कंसेप्ट को, क्या बात कर रहा हूं मैं, कि ये ध्रुवीय भाग जल स्नेही होता है तो ये जल को चारों तरफ यहां क्या कर लेता है, ऐसे रोक लेता है। क्लियर?
ओके। अच्छा, एक चीज़ है, इस डायग्राम को थोड़ा सा इधर लेके जाता हूँ मैं। ठीक है, 1 सेकेंड यार। कोशिश करते हैं कुछ जुगाड़ बैठ जाए तो यार। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यार ये तो। चलो इसको मिटाते ही हैं। मैं चाह रहा था कि ये मिसाइल अलग से बन जाए। चलिए ठीक, कोई नहीं, इधर लिख देते हैं। जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, जो आर वाला भाग है, इसको हम क्या बना रहे हैं? मिसाइल की पूंछ। मिसाइल की पूंछ क्यों बनाया इसको? क्योंकि ये कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक, जल से दूर भागता है, तो हाइड्रोफोबिक है। फोबिया इसको जल का, इसको बोलते हैं जलरोधी या जलरागी। तो ये गंदगी की तरफ होता है। क्लियर? ये वाला पार्ट किसकी तरफ होगा बताइए? ये वाला पार्ट गंदगी की तरफ होगा। क्लियर? और जो पूंछ वाला पार्ट है ये किसकी तरफ होगा? ये पानी की तरफ होगा। किसकी तरफ होगा? पानी की तरफ। क्लियर? ये वाला, समझ गए बात को? क्लियर? बोलो, कोई दिक्कत है? ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट था। तो जब आरसी, दोबारा समझिएगा, आरसी डबल ओ माइनस वाला जो भाग है आपके पास, ये आरसी डबल ओ माइनस वाला भाग क्या कर रहा है? ये बनाता है गंदगी के चारों तरफ मिसाइल। अब गंदगी पानी में नहीं घुलती है, तो गंदगी किस में घुलती है? हाइड्रोकार्बन्स में। तो हाइड्रोकार्बन में घुलती है, तो गंदगी वाला जो भाग है उसको हम लोग किसकी तरफ रखेंगे? उसकी तरफ हम लोग हाइड्रोकार्बन को रखेंगे। उसकी तरफ हम लोग जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है उसको हम क्या कर देंगे बताइए? रख देंगे। क्यों रख देंगे? क्योंकि हमें क्या करना है भैया? हमें उस हाइड्रोकार्बन वाले भाग को गंदगी के अंदर, गंदगी को हाइड्रोकार्बन वाले भाग में घोल देना है। ठीक है, जिससे कि वो उसके अंदर अच्छे से घुल जाए। अब गंदगी इस हाइड्रोकार्बन वाले भाग में घुल गई। क्लियर? पानी को COO- वाले भाग ने अलग कर रखा है, तो ये पूरा मिसाइल झाग के रूप में अलग हो जाएगा और गंदगी क्या हो जाएगी? साफ। तो क्वेश्चन क्या आता है यहां से कि मिसाइल कैसे बनता है? मिसाइल ऐसे बनता है कि जब साबुन विघटित होता है, क्लियर, जब आपका साबुन क्या होता है? विघटित होता है, तो RCOO- में होता है। RCOO- में से R वाला जो भाग है वो गंदगी की तरफ पूंछ के रूप में, और जो COO- वाला भाग है वो पानी की तरफ एंड के रूप में। इसको क्या बोलते हैं? COO- वाले भाग को एंड पार्ट, इसको बोलते हैं सिरा, मिसाइल का सिरा। तो मिसाइल की पूंछ बनाता है हाइड्रोकार्बन वाला भाग, और मिसाइल का सिरा बनाता है कौन सा भाग? COO- वाला भाग। क्लियर? ये झाग के रूप में पूरी गंदगी को साफ लेके ये पूरा का पूरा जो तंत्र है ये गंदगी के रूप में बाहर आ जाता है और कपड़े अच्छे धुल जाते हैं। तो मिसाइल के निर्माण का जो प्रोसीजर है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैंने इसको आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, क्लियर? अब दोस्तों हम लोग अपमार्जकों की बात करते हैं। 5 से 10 मिनट का सेशन बाकी है, बाकी सब कंप्लीट है। डिटर्जेंट, डिटर्जेंट होते हैं अपमार्जक। अपमार्जक की अगर बात करूं तो अपमार्जक को सोपलेस सोप बोलते हैं। सोपलेस सोप का मतलब होता है साबुन रहित साबुन। साबुन की तरह काम करते हैं लेकिन साबुन जैसे नहीं होते, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? साबुन रहित साबुन। क्या बोला जाता है इनको? सोपलेस सोप के नाम से जाना जाता है। जैसे साबुन थे, साबुन क्या थे? साबुन थे लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बनों के सोडियम या पोटेशियम लवण, ये थे सोप। तो डिटर्जेंट क्या होगा? डिटर्जेंट होगा लंबी श्रृंखला वाले एल्कोहल, लंबी श्रृंखला वाले एल्कोहल या हाइड्रोकार्बनों के सल्फोनेट या अमोनियम व्युत्पन्न, सल्फोनेट या अमोनियम व्युत्पन्न, सल्फोनेट और अमोनियम डेरिवेटिव्स ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन और एल्कोहल। क्लियर? देखिए सल्फोनेट का मतलब है SO3, क्लियर, और अमोनियम का मतलब है NH4। इसका मतलब जो आपका डिटर्जेंट होगा उसमें R होगा,
क्लियर। और R तो होगा ही, R के अलावा इनके अंदर RSO3 या RNH4 ये वर्ड आने वाला है। क्लियर। ये सल्फोनेट भी उत्पन्न हो जाएगा, ये अमोनियम भी उत्पन्न हो जाएगा। R का मतलब है लंबी श्रृंखला वाला एल्कोहल या लंबी श्रृंखला वाला कोई हाइड्रोकार्बन। बात समझ में आ गई? क्लियर। जैसे RSO3Na, इसको बोलते हैं सोडियम एल्किल। सोडियम एल्किल, देखो ये सोडियम है, ये एल्किल है, इसको बोल देंगे सोडियम एल्किल सल्फोनेट। क्या बोल दिया इसको? सोडियम एल्किल सल्फोनेट। क्लियर। अगर R की जगह पर आप ऐसे रख दोगे RC6H5SO3Na, क्लियर, तो इसको क्या लिख दोगे? इसको बोल दोगे सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। भाई एल्किल भी है, बेंजीन भी है, सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। तो इस तरह से आपके किसका अपमार्जकों का फॉर्मूला बनता है? सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। तो अपमार्जक में, ठीक है, जैसे एक नाम आएगा सेट्रिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, सेट्रिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। अब इसमें अमोनियम वर्ड आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या है बताइए? ये आपके अपमार्जक हैं। R होगा, साथ में क्या होगा बताइए? R के रूप में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको अमोनियम या सल्फोनेट ध्यान रखना है। क्लियर। अब जो डिटर्जेंट है दोस्तों, ये 3 टाइप के होते हैं डिटर्जेंट में। पहला धनायनिक, धनायनिक को बोलते हैं कैटायनिक, कैटायन। धनायन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैटायन। दूसरा ऋणायनिक, ऋणायनिक को बोला जाता है एनआयनिक, एनायन। ऋणायन को इंग्लिश में एनायन बोला जाता है। और तीसरा उदासीन, उदासीन को बोला जाता है अनआयोनिक, अनआयोनिक अपमार्जक। क्लियर। अब समझिएगा, ये 3 टाइप के डिटर्जेंट हैं, इनको पहचानने का तरीका क्या है? तो जो धनायनिक अपमार्जक हैं, इनको पहचानने का तरीका है, धनायनिक अपमार्जक में कौन सा शब्द आएगा? अमोनियम। अमोनियम शब्द आएगा धनायनिक अपमार्जक में। इसका मतलब जो ये पढ़ रहे हो आप, ये वाला, ये कैसा अपमार्जक है? धन आयनिक। बोलो सही है, ये धनायनिक अपमार्जक है, क्योंकि इसके अंदर अमोनियम वर्ड आ रहा है। जिसके अंदर सल्फोनेट या सल्फेट वर्ड आए वो ऋणायनिक है। क्लियर। जिसके अंदर सल्फोनेट या सल्फेट वर्ड आए, सल्फोनेट या सल्फेट शब्द आए, तो वो कैसा होगा? ऋणायनिक होगा। जिसके अंदर दोनों ही शब्द नहीं हो, ठीक है, दोनों शब्द नहीं हो, वो क्या होगा? उदासीन होगा। दोनों शब्द नहीं होंगे इसके अंदर। साथ ही साथ जो बर्तन धोने के साबुन हैं, वो इस एनसीईआरटी ने स्पेशली लिखा है, जो बर्तन धोने के साबुन हैं वो अनआयनिक अपमार्जक होते हैं, वो उदासीन अपमार्जकों की लिस्ट में आते हैं। क्लियर। तो डिटर्जेंट के बारे में सिंपल सी बात है, 3 टाइप के होते हैं। लंबी श्रृंखला वाले वही हाइड्रोकार्बन्स होंगे, लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन्स या लंबी श्रृंखला वाले जो एल्कोहल्स होते हैं, उनके क्या हैं? ये सल्फोनेट या अमोनियम व्युत्पन्न। अगर सल्फोनेट व्युत्पन्न होगा तो कैसा बन जाएगा? ऋणायनिक अपमार्जक। अगर अमोनियम व्युत्पन्न हो जाएगा तो कैसा अपमार्जक बन जाएगा? धनायनिक। अगर दोनों नहीं होंगे तो न्यूट्रल बन जाएगा, जो बर्तन धोने के साबुन है। ठीक है। अच्छा, खास बात ध्यान रखनी है, ये बात किसके बारे में थी? ये बात तो साबुन के बारे में थी। खास बात जो एक है वो क्या, कि जो अपमार्जक होते हैं इनका जो जलीय विलयन है वो उदासीन होता है, जलीय विलयन न्यूट्रल होता है। और जलीय विलयन न्यूट्रल होता है तो ये सूती कपड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाते, जलीय विलयन उदासीन होता है। साथ ही साथ ये कठोर और मृदु दोनों जल में झाग देते हैं। क्यों? क्योंकि कठोर प्लस मृदु दोनों जल में झाग देते हैं। क्यों? क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होते हैं वो अपमार्जकों के साथ अपने लवणों का निर्माण नहीं कर पाते, अपमार्जक खुद अपने अस्तित्व में रहते हैं। जैसे सोडियम और पोटेशियम लवण जो होते हैं, साबुन जो होते हैं, वो क्या होते हैं? जैसे पानी में घोला तो कैल्शियम और मैग्नीशियम अपने लवणों का निर्माण कर लेते हैं सोडियम और पोटेशियम लवण की जगह पर। लेकिन यहाँ पर अपमार्जक के साथ वैसा नहीं कर पाते। अपमार्जक के साथ नहीं कर पाते तो साबुन कठोर और मृदु दोनों प्रकार के जलों में साबुन झाग नहीं दे पाता, लेकिन अपमार्जक कठोर और मृदु दोनों प्रकार के जल में झाग देता है। क्लियर? तो बच्चों, सोप एंड डिटर्जेंट कंप्लीट कंसेप्ट आपके सामने मैंने रखा। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से इस कंसेप्ट को समझे होगे। और हम इसी तरह एक आधा घंटे के सेशंस लेंगे जिसमें कि हमको लोड भी ना आए और हम लोग अच्छे से टॉपिक्स को कवर भी कर पाएँ। उम्मीद करता हूँ आपने सीखा होगा, समझा होगा और आप हमारी मेहनत से, हमारे कंटेंट से खुश होगे। बाकी तो देखो आपकी मेहनत है, आप जितना कर पाएंगे उतना आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, याद रख पाएंगे। 12th क्लास एनसीईआरटी में जितनी भी चीज़ें सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में थी
वो आपके सामने मैंने ला के रख दी है 12th क्लास लेवल, जबकि आपकी एग्जाम में तो 10th क्लास का लेवल आता है, फिर भी मैंने अप लेकर चला हूँ ताकि किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं आए, डर निकल जाए, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है। क्योंकि जो टेस्ट सीरीज वगैरह आप सॉल्व करते हो एग्जाम से पहले, उन सब में 11-12 तक के क्वेश्चन आते हैं। तो एग्जाम से पहले टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे और वहीं क्वेश्चन में स्कोर 40-50% हुआ तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। मैं आपका कॉन्फिडेंस डाउन एग्जाम से ना पहले होने दूंगा, ना एग्जाम में होने दूंगा, ना बाद में होने दूंगा। ठीक है बच्चों, तो बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।